आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर। सरकार ने जारी किया है दिशा निर्देश। कोरोना संकट के बीच देश को एक बार फिर से पटरी पर लाने की काबिलियत जारी है। 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। वह अनलॉक 5 की गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त देती है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सलाह और सुझाव के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी सिनेमाघरों के लिए संचालन के लिए यहाँ पर SOP जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिनेमा हॉल 50% संपर्क क्षमता के साथ यहाँ पर काम करेंगे। अगर सिनेमा हॉल में 200 लोगों की बैठने की यहाँ पर जगह है तो वहाँ पर सिर्फ 100 लोग ही बैठ सकेंगे। वही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों को बताया कि हॉल में सिनेमा देखने के दौरान लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा और एक के बीच एक सीट खाली रखनी होगी। उन्होंने बताया कि हाल में ही एक शो से दूसरे शो के बीच पर्याप्त टाइमिंग रखनी होगी। वही शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शो शुरू होने से पहले एक इंटरवल के दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए कोरोना संबंध में लोगों को जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म देखनी जरूरी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हॉल के अंदर टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखना होगा। यहाँ 23 से 25 डिग्री के बीच ही यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ही इंटरवल के दौरान ज़्यादा लोगों के निकलने पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि इंटरवल के दौरान कोशिश की जाए कि कम से कम दर्शक ही बाहर आए, जिसके अलावा सिर्फ पैकेट फूड की इजाज़त यहाँ पर होगी। वही 50% जो नियम जारी किए गए जिसमें 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉलों में मास्क लगाना होगा अनिवार्य है। वही एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। वही सिनेमा हॉल में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जरूरी से लागू होगा। वही कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म शुरू होने से पहले दिखवानी होगी। वही 2 शो के समय स्टैंड बाय टाइम गैप इसमें होना चाहिए। वही शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना होगा ताकि आने जाने वाले लोगों को ज़्यादा संपर्क ना हो। वही सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज़्यादा खिड़कियां खोलनी होगी। वही ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वही टिकटों की एडवांस बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वही सिनेमा हॉल के अंदर सिर्फ पैक्ड फूड ही मिलेगा, खुला यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वही टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री के बीच यहाँ पर रखना होगा। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू और बीजेपी में हुआ सीट समझौता। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जेडीयू इस बार 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की पार्टी के यहाँ पर इस पार्टी को जेडीयू कोटे से 7 सीटें दी गई है। वही बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीट देगी। वही इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी खासतौर पर आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पटना में बीजेपी जेडीयू संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवार की लिस्ट को लेकर भी चर्चा पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार कैंडिडेट की लिस्ट में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस बार 5 से 6 मौजूदा विधायक का टिकट काट सकती है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों को किसी प्रकार के करीबी रिश्तेदार को भी टिकट नहीं देने पर विचार पार्टी कर रही है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली से पटना तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में बैठकों का दौर जारी है। हाल में ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी ने फैसला किया कि इस चुनाव में किसी भी विधायक या सांसद या फिर मंत्री के करीबियों को या फिर रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जेडीयू के साथ साथ गठबंधन के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों का चयन बिल्कुल नई रणनीति के साथ कर रही है। खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के बिहार चुनाव में अकेले उतरने की वजह से पार्टी ने अपनी रणनीति में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया है। भारत में 24 घंटों में मिले 61,267 नए केस, 884 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 67,85,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 61,267 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सोमवार को 884 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार तीसरा दिन था जब भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1000 से कम है। अब तक देश में 1,03,569 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। सोमवार को यहाँ पर 75,775 मरीज ठीक होने के बाद इन्हें छुट्टी अस्पताल से दी गई है। अब तक देश में 56,62,461 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 26 दिनों में एक्टिव केसों
में सबसे कम स्तर के यह केस आ रहे हैं। वहीं 10.17 लाख से घटकर ये अब एक्टिव केसों की संख्या भारत में 9,19,000 पहुँच गई है। विदेश में 9,19,023 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक महीने में यानी 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक देश में 28,77,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 27,91,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर भी गए हैं, जबकि 37,787 लोगों की मौत भी हुई है। इसी तरह रिकवर हुए मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते एक्टिव केस यानी ठीक होने वाले लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसकी संख्या घटने लगी है। वहीं एक महीने में 88,556 एक्टिव केस भारत में कम हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को 10,444 नए मामले आए हैं। वहीं 12,982 लोगों को इलाज के बाद यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं अब तक यहाँ पर 14,53,753 मामले यहाँ पर कोरोना के अभी तक आ चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब तक 2,92,560 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,63,938 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को संक्रमितों में से 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1947 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कुल 5,542 लोग संक्रमण की चपेट में से आने से यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सोमवार को 2,971 नए मामले सामने आए हैं। 4,269 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। अब तक यहाँ पर 4,17,437 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें भी 45,024 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ पर 907 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 9 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। राज्य में अब कुल 1,88,558 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,76,774 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं आयुष्मान के मुताबिक 5 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,10,71,797 कोरोना टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10,89,403 सैंपल की टेस्टिंग की थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वहीं दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 3,56,00,000 के आसपास हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,68,00,000 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 10,33,000 हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldmeters.information के मुताबिक है। यूरोपीय देशों में संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। फ्रांस में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इस बार है। अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 7 दिन चलेगी। रेलवे ने किया है बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी जोन में अहमदाबाद से हावड़ा के बीच सप्ताह में 3 दिन चल रही स्पेशल ट्रेन को अब रोज चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन को रोज चलाए जाने से यात्रियों को आसानी से यहां पर कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। वहीं पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद स्पेशल को यहां पर 7 अक्टूबर 2020 से रोज चलाने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 2834 हावड़ा से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली स्पेशल ट्रेन 7 अक्टूबर से हावड़ा पर रोज चलेगी। ये ट्रेन 2833 अहमदाबाद से हावड़ा के लिए 10 अक्टूबर से रोज चलेगी। दोनों दिशाओं में ये ट्रेन टाटानगर और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों रुकेगी। वहीं वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन नंबर 8408 अहमदाबाद से खुर्दा रोड स्पेशल ट्रेन के अहमदाबाद से बलहर शहर स्टेशन के बीच चलाने का समय में बदलाव किया है। अहमदाबाद से ये ट्रेन रात 12:15 के बजाय ये 12:30 बजे चलेगी। इसी तरह ये ट्रेन वडोदरा से रात में 2:15 के बजाय 2:35 पर पहुंचेगी। क्रूज रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 3:25 पहुंचेगी और 3:30 बजे तक ये ट्रेन चलेगी। वह सूरत रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी और 4:35 पर यह ट्रेन वहां से चलेगी। वही इसको लेकर यहाँ पर भारतीय रेलवे ने टाइमलाइन जारी किया है। वहीं भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे जोन से यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस से झांसी और कानपुर सेंट्रल से अहमदाबाद से आगरा और ग्वालियर, वहीं रतलाम से ग्वालियर और भिंड के बीच एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 1104 और 1125 के लिए बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। बांद्रा टर्मिनस से कानपुर के बीच चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 2244, बांद्रा टर्मिनस से कानपुर के बीच चलने वाली गाड़ी 2243 कानपुर से बांद्रा के लिए 7 अक्टूबर से सप्ताह में 1 दिन चलेगी। उड़ीसा, बिहार और बंगाल में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि इस वक्त एक चक्रवाती संचालन यहाँ पर दक्षिण उड़ीसा के ऊपर सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से राज्य में भीषण बारिश की आशंका है। इस बीच बारिश का असर आसपास के राज्यों में भी पड़ने वाला है। इस वजह से यहाँ पर अगले 12 घंटों के दौरान बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। तो वही अब राज्यों में तापमान में कमी आएगी, ठंड बढ़ेगी, इसलिए लोगों को अपनी सेहत का विशेष यहाँ पर ख्याल रखने की जरूरत है। जबकि अगले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हल्की गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल, तटीय उड़ीसा और उत्तरी तटीय कर्नाटक और
बिहार के कुछ हिस्सों में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा और तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल में यहाँ पर मेघ बरस सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा और तमिलनाडु के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं दिल्ली में भी आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की आशंका है। विभाग ने कहा कि इस दौरान राजधानी में प्रदूषण बढ़ेगा, इसलिए लोगों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार अक्टूबर के अंत तक राजधानी दिल्ली में ठंड दस्तक दे देगी। इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताए हैं। दिल्ली में धूल उड़ाई तो कटेगा चालान, केजरीवाल सरकार शुरू कर रही है एंटी डस्ट कैंपेन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में धूल उड़ती है और इसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है। धूल को उड़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू वो लोग कर रहे हैं। इसके तहत कई सारे एक्शन प्लान हैं जिनको लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर धूल उड़ने से रोकने के लिए वहां पर जाएगी। निर्माण साइट पर धूल करने से रोकने के लिए कई सारे कदम उठाने होंगे। अगर उन्होंने वे सारे कदम नहीं उठाए तो उनका चालान किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली में सड़कों की साफ सफाई के लिए भी मैग्नेटिक स्वीपर चलाने से धूल उड़ने को भी रोका जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उन्हें बंद कराने के लिए सभी एजेंसियों को सड़क पर गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दूर करने से इसे रोका जा सके। वहीं इस बार दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर एंटी स्मिंग गन लगाए जा रहे हैं ताकि धूल को हवा में उड़ने से रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करीब 300 किलोमीटर के दायरे में कोयले से बिजली बनाने के 11 प्लांट चल रहे हैं। इन पावर प्लांटों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में आता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2019 से प्रदूषण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि इस प्रदूषण को खत्म किया जाए। दिल्ली के आसपास बहुत सारे ईंट के भट्टे चल रहे हैं, वहाँ पर भी प्रदूषण वहाँ से भी आ रहा है। इनको के ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में